हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सा प्लान। ये 2024 हाई स्कूल मतलब बोले तो क्लास 10th साइंस का अनसॉल्व है आपके पास, जो सामने आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। आप नजर डालिए इस पे तो देखो यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ है और ये सेट आपका फर्स्ट है। तो आज हम सेट फर्स्ट में आपको भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन कराएंगे, कल हम आपको रसायन विज्ञान वाला पोर्शन कराएंगे, फिर आपको हम जीव विज्ञान वाला पोर्शन कराएंगे। तो सभी लोग, सभी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर बने रहेंगे और सभी लोग देखते रहेंगे और जहां अच्छा लगे वहां तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी तो हम आपको बताएंगे ही। दिख रहा है बढ़िया साफ? कोई समस्या तो नहीं दिखने में? ये क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चों, नजर आ जाएंगे? देखो बेटा, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन पे जरा अपनी नजर डालिए। लिखा हुआ है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ये पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो पहले उत्तल दर्पण हम आपको बना करके दिखाते हैं। आप सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण से अगर हम एक बात सीखें तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, आप नजर डालेंगे जरा। उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण से मेरी एक ही बात रहती है कि जहां पर भी उत्तल उ आ जाता है तो उ से हम एक चीज याद कराते हैं कि उभरा हुआ तल। कैसा तल होना चाहिए? उभरा। उभरे से मतलब होता है कि परावर्तन जो आपके पास होगा वो उभरे हुए तल से होना चाहिए। परावर्तन बेटा कहां से कराना है? उभरे हुए तल से। तो हम एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ये रहा आपके पास में उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण में परावर्तन मुझे कहां से कराना है? उभरे हुए तल से, मतलब दबे हुए तल पर क्या होगी? पॉलिश की जाएगी। वेरी गुड, दबे हुए तल पर पॉलिश हो जाएगी। अगर मैं एक बात आपसे पूछूं तो ये गोला इस साइड में कंप्लीट होगा तो इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र इधर होगा, और वक्रता केंद्र इधर होगा तो फोकस यहां होता है, और ये इसका क्या हो जाता है बेटा? ध्रुव हो जाता है। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो ये तो रहा आपके पास उत्तल दर्पण। अब आप इधर से तो वस्तु को रखेंगे नहीं, वस्तु कहीं इधर होगी आपके पास में, अनंत पर रखी हुई वस्तु है, तो आप अनंत से प्रकाश की किरण को लेकर के आएंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, वो कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। इसको कहां से गुजार देना है? फोकस से होकर के गुजार देना है। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें, दूसरी भी प्रकाश की किरण को मैं लेकर के आता हूं मुख्य अक्ष के समांतर, और ये भी कहां से हो जाएगी? फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो कहां पर बना है? फोकस पर बना है आकर के। दूसरी अगर हम बात करें, अब इसमें नजर डालो, लिखा है कि ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तो ये अनंत के बीच तो हो ही नहीं सकता। ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये रहा आपके पास में ध्रुव, ये रहा आपके पास में फोकस, और फिर कह रहा है कि कहीं भी बन सकता है, तो कहीं भी बन तो सकता ही नहीं आपके पास में। बात कर रहा है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस, तो क्या इसके बीच कहीं प्रतिबिंब बना है? तो ये भी नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, कि ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है, या तो फोकस पे बन सकता है या तो इसके बीच में कहीं बन सकता है। बात पूरी क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की जब बात मैं करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर कब हटती है जाकर के। यहां पे बात मैं करता हूं थोड़ी सी तुमसे कि अभिलंब से दूर कब हटेंगी। तो दो कंडीशन आपके पास में होती हैं, दोनों कंडीशन को आप समझेंगे। पहली कंडीशन की बात करूं, दूसरे कंडीशन की बात करूं, दोनों कंडीशन समझो। आपके पास ऊपर एक विरल माध्यम है, नीचे वाला हम सघन माध्यम ले सकते हैं। अब की बार ऊपर वाला हम सघन माध्यम ले लें और नीचे वाला कौन सा माध्यम ले लें? विरल माध्यम ले लें। ठीक है, अब आप देखो यहां से हम कोई प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे तो यहां पर आएगी, ये अभिलंब की जरूरत पड़ेगी आपको। इस पृष्ठ पर आपको अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, आपने अभिलंब बना दिया। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अच्छा, विरल की बात करें तो वायु है यहाँ पे, वायु में, और यहां अगर हम बात करें तो कोई ऐसा माध्यम है, कोई ऐसा माध्यम है, तो आप जरा एक कॉमन सेंस से दिमाग लगाएं कि अगर आप रोड पर दौड़ रहे हैं और रोड पर दौड़ाते दौड़ाते आपको एकदम से कूदा दिया जाए पानी में, माध्यम बदल जाएगा।
अगर आपका माध्यम बदलेगा तो आपकी चाल बदल जाएगी, चाल बदलेगी और चाल बदलते ही आप तुरंत खटाक से कहाँ जाएंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे आकर के। तो इस कंडीशन में जब हम विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तो हम अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर झुकते हैं तो हम विरल से सघन में आते हैं। और यही कंडीशन हमारे पास बेटा यहाँ पर होती है। अगर हम बात करें कि कोई आपतित किरण है, ये कोई आपके पास में अभिलंब है, हम कहाँ है, पानी में है, माध्यम में है, कहाँ है बेटा, माध्यम में है, और हमको माध्यम से कहाँ जाना है, वायु में जाना है। अब आपको अगर कोई व्यक्ति पानी में है और पानी से निकल करके एकदम से वायु में आ जाए, रोड पे आ जाए, तो एकदम से भगेगा, तो कोण ज्यादा बनाएगा, कोण ज्यादा बनाएगा तो ये अभिलंब से क्या होगी बेटा, दूर हट जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर कब हट रहे हैं, जब हम सघन माध्यम से कहां पहुंच रहे हैं, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचते हैं तो हम अभिलंब से दूर हट जाते हैं। दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। दो क्वेश्चन की बात आपको समझ में आ गई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हम कब हटते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब हम जाते हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोनों बातें क्लियर है। अब ये न्यूमेरिकल दिया गया है आपको कि एक उत्तल लेंस की तीसरे वाले न्यूमेरिकल की बात करूं तो आप समझेंगे तीसरा वाला न्यूमेरिकल। अभी तो बहुत हल्के है आपके पास में। तीसरा वाला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। अच्छा, उत्तल लेंस की बात करते हैं थोड़ा सा। तो उत्तल लेंस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है, बस ज्यादा नहीं, जिससे आपका काम चल जाए। लेंस की जब भी बात करता है तो आपके दिमाग में एक फार्मूला तुरंत आ जाता है, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। लेंस चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में आपको u का मान माइनस में रखा जाता है। अब पढ़ लो सवाल को। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यहां देखो बड़ा बड़ा लिख के दिया है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो f का मान आपको कितना रख देना है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर। तो माइनस का निशान लगा देंगे, 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। क्वेश्चन ने पूछा है स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ये बात आपको बतानी है। आप फार्मूला आप जानते हैं कि 1/f बराबर में 1/v और माइनस में 1/u होता है। 1/f, f का मान आपको दे रखा है 15, 1/v आपको निकालना है, माइनस 1/u, u का मान कितना है, माइनस का 30। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको आप इधर उठा करके लाएंगे तो फिर से माइनस कर देगा। तो 1/15 माइनस 1/30 और बराबर में हो जाएगा 1/v। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो आप लासा ले सकते हैं, जैसा आपको समझ में आ जाए। तो लासा अगर आप लेते हैं बेटा तो लासा आपको 30 मिलेगा। 15 से 30 को भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, माइनस 30 से 1 को भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, 1/v हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1/30 हो जाएगा, बराबर में 1/v हो जाएगा। पलट दीजिए आप तो v का मान आपके पास में आया है 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 30 सेंटीमीटर। क्या माइनस का निशान आया यहाँ पे? जब माइनस का निशान नहीं आया है तो आप जान गए होंगे कि प्रतिबिंब उल्टा नहीं बना होगा। ये तो बात क्लियर होती है। वैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि जैसे ये उत्तल लेंस होता है आपके पास में, यहाँ पर ये आपके पास उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस में वस्तु रखी गई थी, इधर इस साइड में कहीं वस्तु रखी गई थी 30 सेंटीमीटर दूरी पर। आप थोड़ा ध्यान देंगे, हम फिगर से समझाएंगे। ये रखी गई है वस्तु, ठीक है। और प्रतिबिंब जो इसका बन रहा था प्लस में 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहीं इधर बना होगा, मतलब वस्तु कहीं यहाँ पर रखी होगी हमारे पास में। ये रही आपके पास में वस्तु है AB, और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर काट देंगे। ये रहा इसका फोकस आपके पास में। तो यहाँ कहीं पर इसका इमेज बनाया होगा, प्रतिबिंब बना होगा, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर, यही तो आपको दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि v का मान कितना आया है, 30 सेंटीमीटर। मतलब ये तो इसकी थी क्या, फोकस दूरी थी,
ये थी आपके पास में वस्तु की दूरी, और जहां पर ये वस्तु जहां पर काटती है, मान लो ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दूसरी की अगर हम बात करें तो यहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है आकर के, तो जहां पर काटती वहीं पर तो प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, तो प्रतिबिंब बनना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखो उत्तल लेंस में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा हो गया, आपको इस लाइन से नीचे दिख रहा है, उल्टा हो गया। क्या आभासी है? आभासी तो नहीं है, डॉटेड तो नहीं मिलाया गया, वास्तविक है। कैसा बेटा? वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है? हमेशा मैंने एक चीज बताई है कि वास्तविक के साथ में हमेशा वास्तविक के साथ में अगर हम बात करें तो उल्टा आता है, और आभासी जहां कहीं भी अगर आपके पास में प्रतिबिंब आभासी लिखा हो, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आभासी के लिए सदैव हम सीधे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आभासी कहीं भी अगर लिखा होगा तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए, और कहीं भी अगर उल्टा लिखा है तो हमेशा समझ जाइए वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा, अगर वास्तविक लिखा है तो उल्टा समझ जाइए। अब इतनी बात नहीं देख लीजिए, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक के साथ में देखो बेटा तुरंत उल्टा चिपका हुआ है, फिर यहां देखो वास्तविक के साथ उल्टा, वस्तु के आकार का वस्तु के आकार का 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर। बस एक बात और समझ लेनी है, वस्तु की ओर, वस्तु तो इधर है, क्या कहीं प्रतिबिंब इधर आपको बनते हुए नजर आ रहा है? प्रतिबिंब तो इधर बना हुआ है, वस्तु के दूसरी ओर, ठीक है। तो वस्तु के दूसरी ओर मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा आपके पास में, ठीक। इधर वस्तु थी, ये रहा वस्तु, तो वस्तु तो ये रही, प्रतिबिंब रहा ये, तो वस्तु के दूसरी ओर। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो डन करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास में? आराम से समझेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं, स्लोली बता देंगे तुमको पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, किससे गुजरेगा? प्रिज्म से गुजरेगा। थोड़ी सी बात समझो, बना लेते हैं एक प्यारा सा प्रिज्म। ये रहा आपके पास में एक प्रिज्म रहा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं प्रिज्म, शेप जब हमारे पास में है तो काहे की चीज घबराने के लिए, ठीक है। मैं प्रिज्म बनाता हूं एक अच्छा सा, ये रहा आपके पास में प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है आपके पास में। आप समझना थोड़ी सी बात को, इसको थोड़ी सी बात को मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पे बना करके प्रिज्म के बारे में पूरी बात समझाता हूं। ये रहा आपके पास प्रिज्म, इस प्रिज्म पर आपको डालनी है एक श्वेत प्रकाश की किरण। कह रहा है कि एक जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, एक श्वेत प्रकाश की किरण आपको प्रिज्म पे डालना है। आपको पता है बेटा इधर विरल माध्यम होता है हमारे पास में, ये सभी लोग जानते हो कि ये विरल माध्यम होता है, बीच वाला सघन माध्यम होता है, और फिर आप जानते हैं बेटा इधर फिर साइड में हमारे पास में विरल माध्यम आएगा। आपने डाला, अब यहां से कोई प्रकाश की किरण, अभी मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। फिर यहां से सघन से हम जाएंगे तो फिर आपको यहां अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, तो ये इससे दूर हट जाएगी। यही तो बात कह रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी जो ऐसे कंडीशन में पड़ती हुई चली आएंगी। अब यहाँ पर थोड़ी कहानी को मेरे समझने की कोशिश करना, और सवाल अभी तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और एक प्यारी सी रो और बना लेते हैं। ये रहा बेटा VIBGY जिसको बोलते हैं वेबिक्यूल। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ये ऊपर वाला भाग होता है रेड और नीचे वाला बेटा होता है वायलेट, ठीक है। वायलेट इसको बोलते हैं हिंदी में बैंगनी। अब सवाल में जैसी बात कही वैसा देख लो। क्या सवाल में कहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ये रहा प्रिज्म का आधार, ये क्या है? प्रिज्म का आधार। और इस आधार के समीपस्थ की अगर बात करें तो ये है समीपस्थ। समीपस्थ की मतलब समीप। दूरस्थ की बात कर रहा है तो ये है दूरस्थ, ये है दूरस्थ। पूछा है आधार से दूरस्थ, तो आधार से दूरस्थ कौन सा कलर आपके पास में है? लाल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है इतने में?
कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी, तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। तो ये बातें सिंपल सी आप लोग इतना जानते होंगे, ठीक है। मैं सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, आगे पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आकर के। फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, हसीना बात। एम्पियर सेकेंड क्या विद्युत ऊर्जा का मात्रक है? कभी पढ़ा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक? नहीं होता, दिमाग से हटा दीजिए। क्या विद्युत वाहक बल ईएमएफ पढ़ा आपने? हटा दीजिए तुरंत दिमाग से। तुम्हारे दिमाग में दो बातें आ रही हैं कि या तो सर आवेश का हो सकता है, या तो सर वैद्युत धारा का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश की बात करें तो Q बराबर में होता है IT, यही तो होता है हमारे पास में। I की अगर बात बोले तो एम्पियर होता है, I को बोले तो एम्पियर होता है। समय का मात्रक बोले तो सेकंड होता है। आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। क्वेश्चन में कहा था कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। अगर वैद्युत धारा की बात करें, I बराबर वैद्युत धारा होती है तो Q बटे में T होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड। तो कहीं पर अगर लिखा हो कूलाम पर सेकेंड तो वो हो जाता है वैद्युत धारा का मात्रक, या इसी को बेटा बोला जाता है एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। आई बात समझ में? तो ये है आवेश का मात्रक। ये रहा आपके पास में आवेश का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं, ये हाँ सवाल है मजेदार। 6 नंबर सवाल पे आप नजर डालेंगे और 6 नंबर सवाल को आप समझेंगे। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। दो तारों को आपको समांतर क्रम में बेटा जोड़ देना है। एक आपके पास में तार ये है और दूसरा तार आपके पास में ये है। ये दोनों तार आपके समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये समांतर क्रम में दोनों तारों को आपको जोड़ दिया गया। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई है, ठीक है। एक तार का प्रतिरोध R1 है, एक तार का प्रतिरोध R2 है। फिर कह रहा है कि यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 और I2 हैं। आप जानते हैं कि यहाँ से अगर हम I एम्पियर की धारा भेजते हैं तो यहाँ पे धारा जो जाएगी वो I1 पहुंच जाएगी, यहाँ पे जो धारा जाएगी वो I2 पहुंच जाएगी। आपको पता है कि जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है, जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है, और जब बिंदु बदलते हैं तो विभव बदलता है। ये मेरी बात है, याद रखना हमेशा। जब रास्ते बदलते हैं तब धारा बदलती है। हमेशा ध्यान रखो कि जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है। जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है। बात क्लियर है? यहां से देखो रास्ता बदल रहा है कि नहीं। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, तो रास्ता बदल गई, धारा बदल गई। अब मैं बात कर लेता हूं यहीं से, आपके आगे की बात को क्लियर करता हूं। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 हैं। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हैं। तो ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो H1 उत्पन्न हो रही है, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो H2 उत्पन्न हो रही है। अब यहां से मैं बात को क्लियर करता हूं। एक चीज आपने पढ़ी होगी, H बराबर में I स्क्वायर RT, यही तो बात करता है। अच्छा ये T यहां पर लगाए क्योंकि वहां कह रहा है कि प्रति सेकंड की जब भी बात करता है तो H और इसके बटे में T उठा लो, तो H बटे में T बराबर में I स्क्वायर R। अच्छा यहाँ पे R1 है, पहले में क्या है R1 है, धारा हमारे पास में क्या है I1। ये वाली बात आ गई। ये इक्वेशन आपको, ये H1 हो गया आपके पास में, ये इक्वेशन आपको मान लेनी है फर्स्ट। ऐसे हम दूसरे की बात करें तो H2 और बटे में आ जाएगा T बराबर में I2 का स्क्वायर और R2। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। बात क्लियर है बिल्कुल। यहां पे अगर हम बात करें तो V बराबर में क्या है IR। यहां पे अगर हम बात करें तो V बराबर में क्या है IR, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। क्या बात बोल दी सर? समांतर क्रम में विभव समान रहता है। इस बात को भी आप नोट करेंगे कि अगर कहीं पर आपके पास समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में विभव
धारा अलग अलग रहती है, धारा का मान बदलता रहता है लेकिन विभव समान रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, विभव समान रहता है, धारा बदलती है। ठीक, अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो V बराबर में IR, तो I1 R1 जो बराबर होगा वो I2 और R2 की होगा कि नहीं होगा? यहां से मान उठा करके बस यहां तुमको पुट कर देना और कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। बस यहां से इसका मान उठा करके यहां पे रख देना, काम आपका हो जाएगा। और दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो T से T खत्म हो जाएगा आपके पास में, T से T खत्म होगा तो आपके पास बचेगा H1 अपान में H2 बराबर में I1 स्क्वायर R1 और बटे में I2 स्क्वायर R2। यही चीज तो हमारे पास में है। एक मान उठाओ यहां से, किसी एक का मान निकाल लेते हैं हम यहां से, इस इक्वेशन से किसी एक का मान निकाल लो। यहां से अगर मैं I1 का मान निकाल लूं तो ये I2 और बटे में आ जाएगा आपके पास में R2 और बटे में आ जाएगा R1। ये तो आ जाएगा हमारे पास में। इस I1 की जगह पे मैं कोई एक मान रख देता हूं आकर के, काम अपना हो जाएगा। H1 बटे में H2 बराबर में I1, या तो यार सिंपल सी बात, I1 R2 दिया गया था तो वही काम कर लेते हैं ना, काहे इतनी झंझट करते हैं। एक मिनट बेटा, सबसे आसान तरीका हमको यहीं पर ढूंढने मिल गया, तो काहे अलग करना पड़े। I1 का स्क्वायर था, R1 था। यहाँ से बात देखें, यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ I1 और बटे में इसके I2 कर लेते हैं। ये जो I2 आपके पास में है ये इसके बटे में कर लो, बराबर में बेटा बच्चा R2 बटे में R1। ये इक्वेशन यहाँ से बन रही है इस वाली समीकरण से, ये और इस वाली समीकरण से बन रही है। I1 बटे I2 दिया गया है हमें, और ये देखो R2 बटे R1 है, तो I1 बटे I2 ही तो हमको नजर आ रहा है। इस I1 बटे I2 की जगह पे ये वाला मान पुट कर दो आप, ये हो जाएगा बेटा R2 का स्क्वायर इंटू में R1 और बटे में ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर और इंटू में R2। काट पीट बचा लो, R2 से R2 खत्म, R1 से R1 खत्म। उष्माओं का अनुपात निकल आया H1 अपान में H2 बराबर में R2 बटे में R1। कितना सिंपल सवाल था। ये बात आपसे पूछ रहा था, सवाल बहुकल्पी था। आप देख रहे हैं इस बहुकल्पी सवाल ने आपकी क्या ही हालत कर दी, समझ रहे हैं? ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो इसमें आपके पास बेटा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, H1 अपान H2 बराबर R2 अपान में R1। H1 अपान H2 R2 अपान R1। अब बहुत लड़के ये वाला लगा देंगे, H1 अपान में H2 दिया गया लेकिन R1 अपान में R2 दिया गया। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। आपने प्रूफ किया है कि उष्माओं का अनुपात जो होता है उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा चलो, एक छोटी सी बात हो गई आपके पास में, आगे बात कर लेते हैं। जो बात पॉइंट में तुमको लिखाऊं, पॉइंट में से बेटा लिख लिया करना। धीरे धीरे मैं आपको सारे सॉल्व करा दूंगा, धीरे धीरे चलते रहेंगे आपकी कहानी। आगे बात करता हूं। सबसे समय 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, इसको बेटा हमेशा B से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। इसको कहीं पर आपके पास में टेस्ला भी लिखा जाता है, तो टेस्ला भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिखा होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अगर कहीं पर लिखा है तो ये भी आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें छोटी सी बात थी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये वाला आ गया, बहुत ही मजेदार आ गया। देखो सिंपल पूछा है कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र बताइए क्या होगा। संरचनात्मक सूत्र पूछा है, कार्बनिक श्रेणी का पूछा है, मीथेन का पूछा है। मीथेन का फार्मूला सभी को पता है CH4। अगर मैं बात करूं तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला बताएंगे सर CH4 होता है। अगर मैं बात करूं तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन चिपका दो, क्योंकि कार्बन जो बेटा होता है वो साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 बना लेगा। ये सबसे एक एक ले लेगा और ये एक एक दे देगा, एक एक दे देगा, साझेदारी बना लेगा, साझेदारी बना लेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहीं आपको दिख रहा है? पहले ऑप्शन आपको चिपका हुआ नजर आ रहा है कि सॉरी, पहला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सी के साथ में 4
हाइड्रोजन। करेक्ट बात हुई। आगे बात करता हूं। आगे में क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। अब सजातीय श्रेणी की बात करूं तो एक सिंपल सी बात मैं तुमको बता रहा हूं कि सजातीय श्रेणी की कभी भी बात करें तो हमेशा याद रखना, एक बहुत ही मोटी बात मेरी याद रखो, जिंदगी में मत भूलना, सजातीय श्रेणी। एक ही चीज से तुम हमेशा पहचान जाओगे कि समजातीय श्रेणी कहे चाहे सजातीय श्रेणी कहे, बात एक ही होती है। हमेशा ढूंढ लो CH2 का अंतर। कितने का अंतर ढूंढ लेना है? CH2 का अंतर आपको ढूंढ लेना है। जहां पर आपको नजर आ जाए वही आपकी सजातीय श्रेणी हो जाएगी। देखो बेटा, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 1 2 और 1 कार्बन का तो अंतर है, लेकिन हाइड्रोजन में 4 है, तो ये नहीं हो सकता। अगला जो आपके पास दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि CH4 कामा C2H6 ऐसे दिया गया है। अंतर कैसे मैं बता रहा हूं कि इस कार्बन से आगे वाले कार्बन पर गए तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन का अंतर है। और जहां आपको ऐसी कंडीशन नजर आ जाए, CH2 का अंतर दिख जाए, तो तुरंत बेटा आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को कि यह एक आपकी समजातीय श्रेणी है, या इसे हम सजातीय श्रेणी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। हमेशा सजातीय श्रेणी में आपको CH2 का अंतर देखना है, कुछ भी सब कुछ भूल जाओ, बस इतनी बात याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट, अरे बहुत आसान, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है बेटा? लेड नाइट्रेट। कहीं भी ऑप्शन में देख लो PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का कभी भी आपसे पूछे शुद्ध जल का पीएच मान, तो हमेशा बेटा याद रखेंगे 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पूछा बेटा कि एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी बेटा एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। इसको आप उपधातु पे क्लियर टिक करेंगे आकर के। एंटीमनी एक उपधातु है। नीचे आपके पास में लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH प्लस C2H5OH और H2SO4 की उपस्थिति में आपको बताना है कि कौन सा बनेगा आकर के। तो कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा CH3 और H2SO4 है, तो ये आपके पास में आ जाएगा CH3COOH। तो CH3, हाँ बेटा इसको बन जाएगा, देखो CH3COOC2H5। ये वाली चीज आपको कहीं भी ऑप्शन में नजर आ रही होगी, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे आकर के। ये हो गई आपके पास में। तो फिजिक्स का मैंने बता दिया, आपको केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं आगे, और आगे की अगर मैं बात करता हूं आकर के, ये जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है मैं अभी छोड़ता हूं। बायोलॉजी वाले पोर्शन को एक साथ बाद में करा दूंगा, ठीक है? तो घबराएंगे नहीं, बायोलॉजी जितना रहेगा वो सब बाद में, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा आपको फिगर वगैरह बना करके भी पूरी बात को समझानी होगी, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम बात करते हैं उपखंड का से। यहां देखो भौतिक विज्ञान का पूरा दिया गया, दिखाई दे रहा है सबको। कह रहा है पहला वाला क्वेश्चन देखो, और पहले वाले क्वेश्चन पे नजर घुमाओ। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते, बस मुश्किल से 20 या 25 मिनट का बनाया करेंगे। आप देख भी लेंगे, डबल स्पीड पे लगा करके आप देख सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से, बेटा किसकी बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। जब भी उत्तल दर्पण की बात करें तो दिमाग में एक बात तुरंत आ जाए कि U माइनस का, बाकी सब प्लस का। ये बात क्लियर होगी। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर पर। तुरंत U के मान को 25 सेंटीमीटर लिख दो बेटा फटाक से। U बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। क्या बात होती है? किसी भी सवाल में आधा लिखा हो, गुना लिखा हो, बड़ा लिखा हो, छोटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बस आपको एक ही बात मेरी ध्यान रखनी है कि वो हमेशा आवर्धन का मान होगा, m का मान होगा। क्या होगा? m का मान होगा। m का मान 1/2 दे रखा है इसने, आधा बनता है। फर्स्ट नंबर पे उसने पूछा है कापे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपसे v का मान पूछा। बहुत ही सिंपल सी बात, आवर्धन m बराबर फार्मूला होता है दर्पण के लिए माइनस का v बटे में u। m का मान दिया गया है 1/2 बराबर माइनस का v बटे में u। u का मान माइनस का है 25
और ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा, ये 25 इधर आ जाएगा, तो 25 बटे में 2 आ जाएगा, बराबर में v आ जाएगा। आप इसको काट देंगे तो 12.5 हो जाएगा, तो v का मान आ जाएगा प्लस में 12.5 सेंटीमीटर। ये वाली बात समझ में आई। पहले नंबर में पूछा था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और खा नंबर में पूछा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब तुमको v भी पता हो गया, u भी पता हो गया, तो क्या आप f नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं। दर्पण के सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। 1/f आपको निकालना है, 1/v अभी आपने निकाला है 12.5 प्लस 1/u। u का मान आपको दे रखा है माइनस का 25। 1/f बराबर, पॉइंट हटा दीजिए, आप 0 बढ़ा दीजिए। जो काम आपने भी यहाँ पे किया था वही काम आपको वहां पे करना है। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25। ये आ गया 2/25 और माइनस का 1/25। माइनस क्यों लगा बेटा? ये माइनस ये प्लस, इसको माइनस बना देगा, तो 1/f बराबर में, नीचे हर बराबर हो गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1/f बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो f बराबर में 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरे का, जरा इसको समझते हैं। बड़ा ही लाजवाब सवाल है। सवाल को नोट कर लेना सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लगा लिया करो, ठीक है? कितने मिनट की? इतना ही रखें बेटा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते भी नहीं है, तो आज इतना ही रखते हैं और कल आपको इसके आगे का सॉल्व कराते हैं, ठीक है? 30 मिनट आपको भी समस्या नहीं होगी, हमें भी बनाने में समस्या नहीं होगी, आप भी मन लगा करके पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, HW आपके पास रहेगा। HW होमवर्क ये रहेगा कि कल आप लोग अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेटा बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स में नंबर नहीं आने वाले अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन सभी को बहुत ही कायदे से पढ़ के आना है और इनकी चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। मेन चीज है आपको इनकी चिन्ह परिपाटी, इतना समय नहीं कि मैं आपको समझाऊं। चिन्ह परिपाटी, आप इनकी चिन्ह परिपाटियों को पढ़ें, ठीक है? और रिली में अगर आप बात से बात करूं तो अवतल लेंस में जब भी बात लेंस अवतल की आए, कभी भी चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, सब में चाहे u हो चाहे v हो चाहे f हो चाहे r हो, ये ऑल निगेटिव होते हैं कुछ कंडीशन को छोड़ करके, ठीक है? चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इन सब की अगर हम बात करें तो u को छोड़ करके बाकी v f r जो भी होता है ये सारा पॉजिटिव बेटा होता है, ये निगेटिव होता है। बस एक शर्त छोड़ करके कि कभी कभी प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी की कंडीशन आ जाती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक? तो ये आपके लिए HW रहेगा कल के लिए, और मिलते हैं आपको कल इसी टाइम। तो बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।